हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को और अदर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी सिविल एग्ज़ाम बाय धंजलाल सर, इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज मैं पढ़ा रहा हूँ संविधान की प्रस्तावना, प्रीमिबियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। क्या पढ़ा रहा हूँ आज? प्रीमिबियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना क्या है और इसमें कब संशोधन किया था और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं और इसमें से प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि इंटरव्यू में की प्रस्तावना मुझे कंप्लीट बोल के सुनाइए, तो ये आपको याद करने के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि कई विद्यार्थियों से पूछ लिया गया था। जिन सर से मैंने क्लास ली थी उन्होंने भी यही बताया था, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। तदुपरांत कई अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिनमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान की जो भूमिका है या परिचय, इंट्रोडक्शन है, उसको हम प्रस्तावना कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। प्रख्यात न्यायविद में संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। किसने कहा परिचय पत्र? संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसने इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए थे। यह ऐसा पूछा गया था कि 1976 से पहले प्रस्तावना में क्या था। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए गए थे। संविधान की प्रस्तावनाओं की विषय वस्तु अपने वर्तमान स्वरूप में प्रस्तावना को इस प्रकार पढ़ा जाता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को ऐतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये प्रस्तावना है हमारी, इसको याद करना जरूरी है। हम भारत के, एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को ऐतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब देखते हैं हम प्रीमिबियल के कंटेंट्स। ठीक है, प्रस्तावना में 4 मूल तत्व है। संविधान की अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है।
ये क्या है, संविधान का जो अधिकार है वो किससे प्राप्त होता है, तो भारतीय जनता से या भारतीय लोगों से शक्ति प्राप्त करता है संविधान। ठीक है। भारत की प्रकृति यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राजव्यवस्था वाला देश है। भारत की प्रकृति कैसी है, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। संविधान के उद्देश्य, इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य है। क्या क्या है संविधान के उद्देश्य, सबको न्याय मिलना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, विधि के समान समक्ष सब समान होने चाहिए तथा भाईचारा इसका उद्देश्य है। संविधान लागू होने की तिथि यह 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख करती है। तो क्या है, 4 मूल तत्व है। संविधान के अधिकार का स्रोत किससे, भारतीय जनता से प्राप्त होता है। भारत की प्रकृति कैसी है, संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान लागू होने की तिथि कब थी, तो ये आपको याद करना। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब प्रस्तावना में जो मुख्य शब्द है उनको देखते हैं, जैसे संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व। इनका क्या मतलब होता है, तो संप्रभुता का मतलब होता है, संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत ने किसी अन्य देश पर निर्भर है, नहीं किसी अन्य देशों का डोमिनियन है, इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने मामलों आंतरिक अथवा बाहरी का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र है। संप्रभु का मतलब ये है। आगे देखते हैं। अद्वितीय वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना, तथापि संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है। इस प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी मायने में सीमित नहीं करती है। जैसे संप्रभुता का मतलब ये होता है कि जो भारत देश है इसके जो सरकार के जो मुखिया वो फैसला लेना उनका स्वतंत्र है, वो ना किसी बाहरी मामलों में, विदेशी मामलों में या आंतरिक मामलों में जो भी फैसले लेने के लिए वो स्वतंत्र है। लेकिन जैसे हमने स्वतंत्रता जैसे WHO की है, यूएन की है, वो हमने स्वतंत्रता ली है, वो सदस्यता स्वीकार की है। अब हमारी इच्छा के ऊपर है, अगर उनको रखना चाहे तो रख सकते हैं, नहीं उनको छोड़ना चाहे सदस्यता तो छोड़ सकते हैं। फिर है समाजवादी शब्द। वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। दूसरे शब्दों में जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया और फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में अवार्डी सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर उसके अनुसार कार्य किया। अब समाजवाद का उद्देश्य देखते हैं। ठीक है। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाज की ओर ज़्यादा झुकाव है। पूछ सकता है कि जो समाजवादी है वो किससे मिला जुला स्वरूप है, तो मार्क्सवाद और गांधीवाद से मिला जुला स्वरूप है और जिसमें गांधीवादी समाज की ओर ज़्यादा झुकाव है। हम आगे देखते हैं। फिर है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने भी 1974 में कहा था। और धर्मनिरपेक्ष राज शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, तथा इसमें कोई संदेह नहीं कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़ा गया। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान है, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। फिर है लोकतांत्रिक। ठीक है। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में हो, उसे हम लोकतांत्रिक कहते हैं। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट व इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 मुख्य औजार हैं, इनके नाम हैं परिप्रेक्ष्य,
रेफरेंडम, पहल, इनिशिएटिव, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना, रिकॉल, तथा जनमत संग्रह। तो ये क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र के नाम है, मुख्य औजार है 4: परिप्रेक्ष्य, पहल, प्रत्याशी को वापस बुलाना और जनमत संग्रह। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। अब हम आगे देखते हैं। फिर है गणतंत्र। एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, राजाशाही और गणतंत्र। राजाशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी होता है, जैसे किसमें? ब्रिटेन में। भाई गणतंत्र में राज्य का प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे अमेरिका। तो गणतंत्र में क्या है? लोकतांत्रिक राज व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा है, जैसे राजाशाही और गणतंत्र। ठीक है, इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है और उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। गणतंत्र के अर्थ में दो और बातें शामिल है। पहली है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है। ठीक है। दूसरी, किसी भी विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। तो ये गणतंत्र का मतलब होता है, क्या होता है? दो बातें शामिल। पहली तो यह है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी व्यक्ति जैसे राजा का हाथ में होने की बजाय लोगों का हाथ में होनी चाहिए। दूसरी, किसी विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होनी चाहिए। तो गणतंत्र का मतलब ये होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं न्याय। प्रस्ताव में न्याय 3 भिन्न रूपों में शामिल है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। तो न्याय कितने प्रकार का है? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। ठीक है, और इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार से व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। अब इनका अर्थ देख लेते हैं। सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार होगा। इसका मतलब है कि समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। फिर है आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला-जुला रूप ही अनुपाती न्याय का परिलक्षित करता है। फिर है राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया। पूछ सकता है कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया? तो 1970 की रूसी क्रांति से लिया गया है। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्तियों के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। कौन कौन सी स्वतंत्रता सुरक्षित करती है? अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, उपासना। ठीक है, इनके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं है। ठीक है, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। कौन सी क्रांति से लिया गया है? स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श को
फ्रांस की क्रांति से लिया गया और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 से 1799। ठीक है। दूसरी बात, जैसे हमें स्वतंत्रता तो है, लेकिन ये नहीं कि हम जैसे ऐसी भाषा बोलेंगे या फिर जिससे लोकहित के विरुद्ध हो या जिससे सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, तो ऐसा हमें इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। हम किसी को बलपूर्वक किसी धर्म में परिवर्तित भी नहीं कर सकते हैं, तो इस प्रकार की हमें स्वतंत्रता नहीं है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। फिर है समता। समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल है: नागरिक, राजनीतिक व आर्थिक। मौलिक अधिकारों पर नियमन प्रदान नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं, जैसे विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध, अनुच्छेद 15, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 16, अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17, उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। तो संविधान में ऐसे उपबंध हैं जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते प्रतीत होते हैं। प्रथम है कि धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा, अनुच्छेद 325 बताता है। दूसरा, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक वयस्क मतदान का प्रावधान है, अनुच्छेद 326 बताता है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 39, महिला तथा पुरुष को जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को सुरक्षित करते हैं। तो ये हमने समता के बारे में पढ़ लिया। ठीक है। ये मैंने इसलिए पढ़ा है विधिक सम, क्योंकि ये आपको आर्टिकल्स याद रहे और आर्टिकल्स भी ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। फिर है बंधुत्व का अर्थ, भाईचारे की भावना। संविधान की एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 के भी कहते हैं कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधता से ऊपर उठ कर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करे। ठीक है। अखंडता शब्द को भी 42 से संविधान संशोधन अधिनियम 1976 दोबारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। अब आगे पढ़ते हैं प्रस्तावना का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीम्बियल। प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार पर है। इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लिखित है। इसके अलावा यह संविधान की नींव रखने वालों के सपने और अभिलाषाओं का परिलक्षण करती है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सर अलादी कृष्णस्वामी अय्यर के शब्दों में, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। क्या है? कृष्णस्वामी अय्यर के कहते हैं कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। संविधान सभा की पार्व समिति के सदस्य के एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फिल है। फिर संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा, प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा है और यह संविधान की कुंजी है। किसने कहा संविधान की आत्मा? पंडित ठाकुर दास भार्गव ने। और डॉक्टर अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा बताया? तो आर्टिकल 32 को। यह संविधान का आभूषण है। यह एक उचित स्थान है जहां कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। अब हम देखते हैं संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना। प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन भी आया था कि क्या प्रस्तावना प्रीम्बियल संविधान का भाग है या नहीं है। तो हम देखते हैं संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना। बेरुवाड़ी संघ मामले 1960 में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर है केशवनंद भारती मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व वाक्य को अस्वीकार कर दिया
और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। यह महसूस किया गया कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। फिर LIC ऑफ इंडिया मामले 1995 में भी पूर्ण उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, तो प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है। तो आज हमने प्रीम्बियल कंप्लीट करवा दी। जय हिंद, जय भारत। और मेरे इस चैनल को ओनली यूपीएससी सिविल एग्जाम बाय धुंधलार सर, ये चैनल को आप सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।